मारूजात पेश करूं। अब देखिए कि कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी और सबसे ज़्यादा तबाही कराची में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, आज़ाद कश्मीर में हुई, चित्राल में हुई। और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई कि वो किसी जगह जाकर वो लोगों की अश्कशोई कर सके, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको बांध सके, उनकी इमदाद कर सके। और आपने देखा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आफतज़दा लोगों को उन रेलों के अंधे थपेड़ों के हवाले कर दिया और बिलाखिर एक दिन कराची जाकर एक पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलों तो मिट्टी लाई। ये है वो वज़ीर आज़म, वो लीडर जिसके बारे में 2-2.5 साल मैं बड़ी माज़ से कहूँगा कि उसमें हमारे बाज़ टेलीविज़न चैनल्स भी शामिल हैं कि उन्होंने किस तरह 2-2.5 साल इस वज़ीर आज़म के बनने से पहले किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया। और आपको पूरी कौम जानती है कि 2013-14 के धरने में 6-7 महीने इसी डी चौक पे दिन रात 24 घंटे टेलीविज़न चैनल्स ने किस तरह उस शख्स को दिन रात पूरी दुनिया में दिखाया जो ये कहता था कि जो वज़ीर आज़म बिजली के बिल में इजाफा करे, समझ लीजिए, मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, जो हुकूमत उसके ज़ेरे निगरानी डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है, अगर रुपया गिरता है तो समझ लीजिए उस हुकूमत का सरबराह फलां है। जो हुकूमत गैस के कीमत में इजाफा करती है, समझ लीजिए कि उसका वज़ीर आज़म फलां है। ये दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि मैं मर जाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। और कर्जे किस तरह लिए गए पाकिस्तान की डूबती मईशत को चलाने के लिए, उसको सारी दुनिया जानती है। मगर उन कर्जों के हसूल के बावजूद इन 2.5 सालों में या 2.25 सालों में क्या हुआ कि आज महंगाई अपने आसमान से बातें कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिश्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे, और ये कोविड से पहले की बात है। कोविड तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया बशमूल पाकिस्तान के। हम उस पीरियड की बात नहीं कर रहे, मैं प्री कोविड पीरियड की बात कर रहा हूं कि उस वक्त कोविड के आने से पहले पाकिस्तान की मईशत को ऐसी शदीद ज़रब लगी कि कोविड के आने से पहले जो हमारी GDP थी 2017-18 में 5.6 पे, वो कोविड के आने से पहले 1.9 पे पहुंच गई थी। और झूठ बोला, जो कि इस वज़ीर आज़म का शेवा है कि वो 3% थी, वो 3% नहीं थी, वो एक्चुअली 1.9% पे आ गई और अब -0.4 पे है। 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गंदम की कटाई के फौरन बाद 66 लाख टन हुकूमत का दावा है कि उन्होंने गंदम प्रोक्योर की। आज गंदम की कीमत 73 साल की तारीख में सबसे ज्यादा है। मार्केट में बताते हैं कि गंदम जो फी मन जो 1300 जो सरकारी कीमत थी, उसके मुकाबले में आज 2600 रुपये या 2800 रुपये फी मन हो चुकी है। और इसी तरीके से चीनी जो 50 रुपये थी,
वो आज 100 रुपए तक पहुंच गई। सवाल ये पैदा होता है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि 2018 के आखिर में जब ये हुकूमत आ चुकी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर शहद और दूध की नहरें बहानी थी और पाकिस्तान के अंदर बाहर से 300 अरब डॉलर लाने थे, उन्होंने फैसला किया कि चीनी की एक्सपोर्ट की जाए। हालांकि एक्सपोर्टेबल चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं था। एक्सपोर्ट करना और डॉलर कमाना तो बड़ी उम्दा बात है, लेकिन जब चीनी थी नहीं तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का जुर्म किसने किया? और फिर सब्सिडी भी दी गई, हालांकि सब्सिडी देने की चंदा जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात कि जब 2018 में डॉलर 110-15 रुपए में था, तो 2019 में जब वो 150-60 तक पहुंचा, तो ये जो 40% रुपए की कीमत में कमी हुई, उसका सारे का सारा नफा उन चंद चीनी के एक्सपोर्टर्स को मिला, जो कि 40 अरब रुपए बनता है। और फिर आपने ये भी देखा कि अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के महदूद ज़र मुबादला का इस्तेमाल इतना क्रिमिनल हो रहा है कि चीनी पहले आपने एक्सपोर्ट की और कीमतें बढ़ा दी और 80 रुपए पे चली गई, और आज चीनी आप लाखों टन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से गंदम, अभी सीजन का आगाज हुआ है और गंदम इंपोर्ट हो रही है। ये 73 साल में इस तरह की दिल खराश मंजर इस कौम ने नहीं देखा था। और इसका असल जो तकलीफ से जो गुजर रहा है इस कौम का, एक गरीब बेटा, यतीम बेवा, बेटी बेवा, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दिहाड़ीदार, वो बेचारा, उससे पूछे कि जिंदगी उसके ऊपर कितनी तंग हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर आपने देखा कि कर्जे इन्होंने इन 2 सालों में इतने कर्जे ले लिए इस हुकूमत ने कि पिछले 10 साल, 5 साल के कर्जे एक तरफ, 10 साल के कर्जे एक तरफ और 2 साल में कर्जे एक तरफ। और क्या इन्होंने कौम और मुल्क के लिए कौन से पब्लिक वेलफेयर जो मंसूबे बनाए हैं? एक नहीं, जहां पर भी जाते हैं पूरे मुल्क में वो पहले मंसूबों के ऊपर दोबारा जाके तख्तियां लगा रहे हैं। और फिर जो एहतसाब का अमल यहाँ पर, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही कि अगर इन्होंने एहतसाब करना होता तो पहले, सबसे पहले अपनी काबीना में वो लोग जो बैठे हैं जिन्होंने अरबों खरबों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, अद्वियात देख लें, किसने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई? इसी हुकूमत में। और उस वजीर को फारिग क्यों किया गया कि जनाब वो स्कैंडल में मुलव्वस था? ना नायब ने FIA। चीनी स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही हुकूमत, यही वजीर आजम। गंदम स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही वजीर आजम, यही हुकूमत। ना नायब ने FIA। नायब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के खिलाफ है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। मीडिया के साथ जो इस वक्त नारवा सलूक है, शायद वो हालिया तारीख में उसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि आज ये APC जिस मकसद के लिए आज इकट्ठा, और फिर हमें कहते हैं कि जनाब इन्होंने इतने कर्जे लिए, तो उसका एक एक पाई का हिसाब तो आप देख रहे हैं। आपने तो कर्जों की एक कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया था। रात के 12 बजे वजीर आजम ने ऐलान किया था कि मैंने जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कर्जे लिए उसके लिए मैंने कमीशन बनाया है। वो कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है।
मगर उसमें से निकला कुछ नहीं, और उसका एक एक पाई का इट इज अकाउंटेड फॉर। ये है वो यू टर्न के मास्टर वजीर आजम की कारकर्दगी, जिसके लिए आज पूरी कौम की नज़रें इस APC की तरफ हैं कि आज हम क्या फैसले करते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि जो स्कूलों में जो बच्चियों के वज़ाइफ थे, मैं ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की बात करूँगा कि वहाँ पर बच्चियों को, कौम की बेटियों को स्कूलों में रिटेन करने के लिए उनको वजीफ़े दिए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। हस्पतालों में अद्वियात मुफ्त थी, वो ख़त्म कर दी गई। CT स्कैन और एक्सरे की चार्जेस मुफ्त थे, वो ख़त्म कर दिए गए। हेपेटाइटिस की अद्वियात फ्री थी, वो ख़त्म कर दी गई। और फिर ये कहती हैं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफ़ा कहा था, या किसी और बड़े जय्यद आलम ने, कि रियासत मदीना का नाम लेते वक्त डरना चाहिए और एहतराम करना चाहिए, कि इसको हमें सियासत में नहीं लाना चाहिए, इस अजीम पाक नाम को। मगर क्या कहिए कि दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वालों को इतनी भी खबर नहीं कि मदीना में निकलते थे वहाँ पर कि कोई घर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, और रात को गंदम की बोरी अपने कांधों पर डालकर उनके घर पहुँचाना, वो है रियासत मदीना का शेवा। ना कि अद्वियात आपने महंगी कर दी, अद्वियात की कीमतें जो मुफ्त थी वो आपने बंद कर दी। आपने गरीब मारी की, यतीमों और बेवाओं का पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि 73 साल में जो हर साल बजट पे एक क्लार्क का, एक ग्रेड अपना 9 के अपना मुलाजिम का जो तनख्वाह बढ़ती थी, आपने वो भी इस साल उनको, इन 2 सालों इस साल नहीं दी। इससे बड़ा कोई भयानक दौर पाकिस्तान की तारीख में आ सकता है? सवाल नहीं पैदा होता क्या उस अजीम रियासत का जिसका आप दिन रात नाम लेते हैं, कभी वहाँ पर कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि आप पेंशन भी आप नहीं देंगे? ये है वो सूरत हाल, भयानक सूरत हाल जो आज हमारे इस मुल्क में हमें उससे सामना है। मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से ये हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुकी है, और बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैं देखता कि अगर कोई और हुकूमत होती, और जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिली है उन इदारों से कि जिसका 73 साल में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी बदकिस्मती से ये वज़ीर आज़म की शूमी किस्मत है, इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि इतनी यानी ब्लाइंड सपोर्ट के बावजूद भी, अनकंडीशनल सपोर्ट के बावजूद भी ये पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है। और मैं समझता हूँ कि अगर अब भी हमने इसका एहतसाब न किया और अब भी हमने इन तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद भी हमने खामोशी इख्तियार की, तो यकीन करें वो खामोशी जुर्म बन जाएगी और हम भी इस जुर्म का हिस्सा बन जाएंगे। आप यहाँ देखें कि चीन जैसा एक बड़ा मुरब्बी और पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्तों में से उनका शुमार होता है, किस तरीके से इसी हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले पब्लिकली चीन के हवाले से क्या क्या बातें की। KPK में आज 7वां साल है इनकी हुकूमत का, वहाँ पर उनके वज़ीर आला ने उस दौर के क्या क्या चाइना के ख़िलाफ़ बातें की कि दिल दुखता है कि वो मुल्क जो पाकिस्तान का एक मुख्य